गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय भीम दोस्तों। अम्बेडकरनामा के 19वें वॉल्यूम में आपका स्वागत है। आज इंटरनेशनल लेबर डे है, मज़दूर दिवस है और हम सब की ओर से मज़दूर दिवस की बधाई, इस उम्मीद के साथ कि मज़दूरों के जीवन का आने वाला जीवन बेहतर हो। लेकिन कोरोना की इस त्रासदी में जो हालत है वो सब छुपा नहीं है और हम सब जानते हैं, इसलिए थोड़ा उनके प्रति हमारी सहानुभूति भी है, सिंपैथी भी है और सरकार को यथाशीघ्र बेहतर से बेहतर उपाय उनके बेहतर जीवन के लिए करने चाहिए। साथियों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक वीडियो बनाने में और आप तक पहुंचाने में तकरीबन 8 घंटे का समय लगता है और अभी कोरोना की वजह से चूँकि स्थिति असामान्य है, इसलिए मैं दिन भर में 2 ही वीडियो बना पाता हूँ। सामान्य होने पे जब नॉर्मल रूटीन लाइफ हो जाएगा तो शायद कभी एक बना पाऊँ और कभी वो भी ना बना पाऊँ। तो इसलिए जो भी वीडियो बनाता हूँ ये मनोरंजन के लिए नहीं है, इसको पूरा कंप्लीट सुनिए और ज़्यादा दूर तक ये मैसेज जाना चाहिए। प्योर एकेडमिक वर्क है जो पढ़ता लिखता हूँ, आपसे साझा करता हूँ। बहरहाल, आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर कि डॉक्टर अंबेडकर ने इंडियन लेबर पार्टी बनाई थी 1936 में। उसके कार्यक्रम क्या थे, उसके प्रोग्राम क्या थे, इस पे हम चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको ध्यान से ये सुनना है क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि खाली डॉक्टर अंबेडकर खाली अस्पृश्यों की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, किसानों और मज़दूरों की भी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन इस पक्ष को कहीं ना कहीं दबा दिया गया है। वो एक वैनगार्ड लीडर थे। वो लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहे थे, वो किसानों की बात कर रहे थे, वो ज़मींदारों के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे थे। तो ही वॉज बेसिकली ए वैनगार्ड फाइटर, अग्रगामी दस्ता के नेता थे, इसलिए उनको व्यापकता के साथ पढ़े जाने की ज़रूरत है। ये अगस्त में इन्होंने पार्टी बनाई थी और उस समय उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था, ये बात नोट करने की है कि इस समय कम्युनली, समुदाय के आधार पे, कम्युनली जो भी आप इसका अनुवाद कर सकें, के आधार पर पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मित्रों की इच्छा और राय से और उनके सहमति से ही पार्टी का नाम और कार्यक्रम व्यापक, एक ब्रॉड रखा गया है, जिससे कि डिप्रेस क्लासेस के साथ साथ अन्य वर्ग के लोग भी इसमें आ सके और दोनों के बीच सहयोग स्थापित हो सके। फिर भी पार्टी के जो केंद्रीय समिति है, इसमें डिप्रेस क्लासेस के 15 लोग रहेंगे और लोग भी अगर आना चाहें तो उनका स्वागत है, वो आ सकते हैं। फिर उन्होंने आगे कहा कि अनारक्षित क्षेत्रों में भी, जो अनरिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ भी डिप्रेस क्लास के लोगों की काफ़ी संख्या है और यह पार्टी के किसी भी उम्मीदवार को जितवाने और किसी को हरवाने की स्थिति में है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पार्टी की सदस्यता सभी लोगों के लिए खुली है। अन्य समुदाय के कुछ लोग पार्टी में आना चाहते हैं, इसमें शामिल होना चाहते हैं, इसलिए उन सब का स्वागत है। अगर ये वो लाभ उठाना चाहें तो वो आ सकते हैं। तो वो सीधा पार्टी के कार्यालय में सचिव से इस बात पर चर्चा करें। सिर्फ जो शर्त थी इस पार्टी को ज्वाइन करने की, वो शर्त ये थी कि आपको पार्टी के कार्यक्रम के हिसाब से चलना पड़ेगा और जो अनुशासन है उसको मानना पड़ेगा। फिर आगे उन्होंने कहा कि यह पार्टी अन्य राजनीतिक दलों से इतर रहेगी, अलग रहेगी, लेकिन जहाँ तक संभव होगा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत अन्य राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए तैयार भी रहेगी। इसलिए डेमोक्रेसी की ये एक रूल है कि वो आपको कॉमन मिनिमम साझा कार्यक्रम के तहत ही चलना होता है। सो इस अर्थ में यह लेबर पार्टी है। लेबर पार्टी को डिफाइन करते हुए वो कह रहे हैं कि इस अर्थ में यह लेबर पार्टी है क्योंकि इसका कार्यक्रम मजदूर वर्ग के कल्याण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। मजदूर वर्ग, सिर्फ अस्पृश्य नहीं बात कर रहे हैं। पार्टी के जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, इसके बारे में आगे वो चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि पार्टी ये महसूस करती है
कि भारत का नया संविधान में पर्याप्त कमियां हैं और यह उत्तरदायी सरकार के गठन के लिए पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है। प्रांतीय संविधान के कई प्रावधानों, विशेष तौर से सेकंड चैम्बर पे पार्टी अपनी आपत्ति दर्ज करती है, पार्टी उसके खिलाफ है। हालांकि पार्टी वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखती है, परंतु पार्टी इस बात का भी ख्याल रखेगी कि गवर्नर को जो स्पेशल इमरजेंसी और रिजर्व पावर दिया गया है उसका दुरुपयोग न हो और शासन और प्रशासन बेहतर तरीके से चले। दूसरा पॉइंट है, ये टोटल अगर मिलाकर देखेंगे उनके कार्यक्रम में तो 6 पॉइंट्स हैं। एक तो जनरल एम हैं, दूसरा इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं जिसमें 12 पॉइंट हैं, तीसरा टैक्सेशन का प्रॉब्लम है, चौथा सोशल रिफॉर्म्स की बात है, पांचवा रूरल रिकंस्ट्रक्शन है और छठा एजुकेशन है और सातवां एडमिनिस्ट्रेशन। 7 मेन पॉइंट्स हैं। तो पहला उन्होंने एम्स की बात की, लार्जर पॉलिटिकल गोल्स की बात की। दूसरा वो आर्थिक प्रश्नों को विस्तार से रखते हैं। इसमें 12 पॉइंट्स उन्होंने दिए और पॉइंट्स एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूं। पहला पॉइंट कि कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए पार्टी लैंड मॉर्टगेज बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, एग्रीकल्चरलिस्ट प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी और मार्केटिंग सोसाइटी स्थापित करने की दिशा में काम करेगी। ये पहला है। दूसरा पॉइंट, पार्टी यह महसूस करती है कि किसानों की गरीबी और दुर्दशा का कारण भूखंडों का टुकड़ों में बंट जाना है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड, ये है। इसलिए यह निवेश और जो उम्दा जो खेती है, इम्प्रूव्ड कल्टीवेशन है, उसमें बाधक है। इसके अलावा पार्टी मानती है कि भूमि का टुकड़ों में बंटना, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड और किसानों की गरीबी का कारण जनसंख्या का दबाव है, पॉपुलेशन ग्रोथ, आबादी का बढ़ना है। इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए औद्योगिकरण जरूरी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है कि इसको लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है। इसके लिए पार्टी क्या करेगी? तो इसके लिए पार्टी पुराने उद्योगों को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेगी और जहां तक रिसोर्सेज अवेलेबल हों, संसाधन उपलब्ध हों, नए उद्योग को प्रमोट करने का प्रयास करेगी। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात है वो कहते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम को पार्टी बढ़ावा देगी। चौथा पॉइंट, जहाँ तक ये स्टेट ओनरशिप की बात हो रही है इंडस्ट्री की, अगर वो कहते हैं कि यदि सरकार लोगों के हितों की सुरक्षा देगी तो कंपनी पे, अगर किसी भी उद्योग पे और उसकी व्यवस्था पे राज्य का नियंत्रण हो तो इसे हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम इसका समर्थन करेंगे। पांचवा पॉइंट, पार्टी वैसे आर्थिक व्यवस्थाओं को समाप्त करने या सुधार करने का कार्यक्रम चलाएगी जो लोगों की प्रगति में बाधक है। ये पांचवा पॉइंट है। 6th पॉइंट, जो कृषि काश्तकार हैं इनको जमींदारों के शोषण से मुक्त कराने का प्रयास करेगी और विशेष रूप से खोती और तालुकदारी व्यवस्था को खत्म करने के लिए कानून बनाने का प्रयास करेगी। 7th पॉइंट, किसानों और मजदूरों की बेहतरी के लिए, उनके बेहतर जीवन के लिए न्यूनतम साझा प्रयास करेगी। न्यूनतम उसको कम से कम जीवन में मिनिमम उसको सुविधा मिले, इसके लिए पार्टी प्रयास करेगी। 8 पॉइंट नंबर 8 ये है इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए कि पार्टी क्या क्या करेगी इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए। तो ये कहते हैं कि भाई फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम आवर्स ऑफ वर्क, कि काम के घंटे को सुनिश्चित करना कि ज़्यादा से इतना घंटे काम हो सकता है। दूसरा, पर्याप्त वेतन इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, लीव विथ पे, अवकाश में सैलरी का प्रावधान, रिटायरमेंट के बाद
पेंशन इत्यादि की व्यवस्था और बोनस, ये इंडस्ट्रियल मजदूरों के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि हम लोग जो सोशल इंश्योरेंस है उसको भी इंट्रोड्यूस करने का काम करेंगे, जिससे कि बीमारी के समय या किसी दुर्घटना के समय या अनएम्प्लॉयमेंट के समय श्रमिकों को लाभ मिल सके। आज कोरोना की स्थिति में जो हालत है इस देश में मजदूरों की, मुझे लगता है कि अंबेडकर साहब को यहाँ पे याद किए जाने की ज़रूरत है कि लोग काम छूट गए हैं, पैसे नहीं मिल रहे हैं, भुखमरी है और तमाम ये बातें हैं, इसलिए अंबेडकर यहाँ ज़्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं। इसके साथ साथ सस्ते और स्वच्छ मकान बनाने के लिए प्रयास करेगी हमारी पार्टी। 9th नंबर है कृषक मजदूर, एग्रीकल्चरल लेबरर। सो इनके लिए कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव के साथ औद्योगिक मजदूर की तरह ही इनके बेहतरी और सुरक्षा का व्यवस्था कैसे हो, इसके लिए पार्टी प्रयास करेगी। 10वां पॉइंट, 10th, पार्टी इस सिद्धांत में विश्वास करती है कि बेरोजगारी दूर करना राज्य की जिम्मेदारी है, ये सरकारों की जिम्मेदारी है। इसलिए पार्टी भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था और पब्लिक वर्क्स शुरू करने की दिशा में प्रयास करेगी, जिससे कि बेरोजगारों और कृषि मजदूरों को काम मिले। आज भी ये पॉइंट उतना ही रेलेवेंट है। 11th पॉइंट, पार्टी सूदखोरों के खिलाफ कानून बनवाने का प्रयास करेगी। और अंतिम 12वां पॉइंट ये है, ये लोअर मिडिल क्लास के लिए है, शहर में रहने वाले लोअर मिडिल क्लास के लिए है। कहते हैं कि औद्योगिक और बड़े नगरों शहरों में रहने वाले लोगों के लिए हाउस रेंट कानून लाने का प्रावधान करेगी, जिससे कि लोअर मिडिल क्लास के लोगों के हितों की रक्षा हो सके। आज दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में ये इशू जो है कुछ ज़्यादा ही रेलेवेंट है, क्योंकि मकान मालिक कई बार जिस तरह से व्यवहार करते हैं तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये इकोनॉमिक प्रश्न पे ये पार्टी का एजेंडा रख रहे थे। अब आ रहे हैं टैक्सेशन के सवाल पे, कर के सवाल पे। ये कहते हैं कि लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए और एक सुदृढ़ राष्ट्र को बनाने के लिए सरकार के पास पैसा होना जरूरी है। एक राजस्व सरकार को चाहिए, तभी देश और लोग सशक्त और खुशहाल बन सकता है। अब ये राजस्व पैसा आता कहाँ से है? वो कहते हैं कि ये पैसा टैक्स से आता है, और एक अच्छी सरकार तभी अच्छे तरीके से काम कर सकती है कि जब वो सरकार समृद्ध हो, कि सरकार के पास संसाधन होना जरूरी है। आजकल की सरकारें जिस तरह से काम करती हैं, बड़े बड़े भगोड़ों और घोपलेबाजों के पूरे कर्ज माफ़ हो जाते हैं, और आम जनता की जो हालत है हम लोग देख ही रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कि पार्टी समझती है कि राष्ट्र के निर्माण की कीमत पर सिद्धांत के रूप में टैक्स की कमी का उपदेश देना, ये अच्छा लगता है लोक लुभावन कि टैक्स कम कर देंगे, का उपदेश देना, ये देश हित जनहित में नहीं है। यह जो है लोगों को एक तरीके से मूर्ख बनाना है, कि जैसे बोले थे सबका साथ और सबका विकास, आज पता लगा है कि लोग सरकारी बाबू लोग का डीए ही कट गया, जो सुविधाएं मिल रही थी वो भी कट गया। तो ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि लोक लुभावन खाली नारे नहीं होने चाहिए कि टैक्स कम होना चाहिए, ये जनता को मूर्ख बनाना है। जिसके पास जो सक्षम है उसको टैक्स देना चाहिए, और जो हेरा फेरी वाले उसकी संपत्ति भी जब्त कर लेनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं आगे कि इसका यह मतलब नहीं है कि जिस तरीके की कर व्यवस्था, टैक्सेशन सिस्टम यहाँ पे अभी वर्तमान है, उसे बनाए रखने का पार्टी समर्थन करती है। नहीं, जो प्रेजेंट टैक्सेशन सिस्टम है पार्टी उसका विरोध करती है। इसलिए कड़ा प्रतिरोध करती है क्योंकि यह न्याय संगत नहीं है, और इसकी सबसे बड़ी मार गरीब जनता पे पड़ती है। इसलिए पार्टी कर व्यवस्था को न्याय संगत और सरल बनाने के लिए विशेष कानून की मांग करेगी। ये है टैक्स के बारे में। आजकल टैक्स के बारे में हम लोग भी नौकरी पेशा लोग हैं,
वो सोर्स पे ही कट जाता है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें। तो जो लोग बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग हों तो टैक्स हेरा फेरी कर सकते हैं, हम लोग चाह के भी नहीं कर सकते, वैसे हम चाहते भी नहीं हैं। टैक्स मैक्सिमम जितना हो सके टैक्स लेना चाहिए सरकार को, जो पे कर सकता है, लेकिन वो टैक्स का पैसा चोरों के पास लेकर भागने के लिए नहीं होना चाहिए, और देश और राष्ट्र के निर्माण में वो लगना चाहिए। अगला पॉइंट है वो है सोशल रिफॉर्म्स के बारे में। पार्टी प्रोग्राम में सोशल रिफॉर्म्स में फर्स्ट, पार्टी प्रत्येक आवश्यक समाज सुधार के लिए कानून बनाने की मांग उठाएगी। प्रत्येक आवश्यक समाज सुधार के लिए कानून बनाने की मांग उठाएगी। मसलन नंबर 1 कि रूढ़िवादियों द्वारा समाज सुधारकों के बहिष्कार की स्थिति में उनके खिलाफ कानून। कि जो समाज सुधारक अपना काम कर रहे हैं और रूढ़िवादी पोंगापंथी लोग अगर उनका बाइकआउट कर रहे हैं तो ऐसे लोगों पे, ऐसे पोंगापंथियों पे कानूनी कार्रवाई हो। फिर लोगों को अपने अधिकार और स्वतंत्रता से जीने के उपयोग पर आतंकित करने, डराने के खिलाफ। कि अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्रता से अपने अधिकार का उपयोग करना चाहता है और उसे कोई आतंकित करता है, डराता है, धमकाता है, तो इसके खिलाफ कानून होना चाहिए। इस एजेंडे में, सोशल रिफॉर्म्स के एजेंडे में इम्पॉर्टेंट है कि इस एजेंडे में भिखारी और निर्धन वर्ग के लिए भी बात है। उन्होंने कहा कि हम इनकी भी बात करेंगे, भिखारी जो बेगर हैं और जो निर्धन हैं उनकी बात करेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो रूरल रिकंस्ट्रक्शन कि गांव की जो है पुनर्रचना। गांव हमारे जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है उनके विजन में, उनके कल्पना में गांव कैसा होना चाहिए, ये नेक्स्ट पॉइंट इसमें है। तो वो कहते हैं कि खुशहाल जीवन के लिए, पार्टी प्रोग्राम है के लिए आवश्यक चीज़ों की प्रत्येक गांव में व्यवस्था होनी चाहिए। फिर नगर प्रणाली की तरह, शहर की प्रणाली की तरह ग्रामीण प्रणाली, जिसमें कि हाउसिंग और सैनिटेशन, पानी निकास व्यवस्था और घर मकान इत्यादि की विशेष व्यवस्था हो। गांव के आधुनिकीकरण के लिए और प्रगति के लिए लाइब्रेरी और सिनेमा हॉल इत्यादि का बनना। सोचिए वो लाइब्रेरी का कितना इम्पोर्टेंट वो समझते थे। जब 1916 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में थे तो फिरोज शाह मेहता के नाम पर जब मूर्ति बनाने की बात चली थी मुंबई में, तो उन्होंने वहाँ से बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक को पत्र लिखा था कि मूर्ति बनाना जो है प्रॉपर रेस्पेक्ट नहीं होगा, ओरिजिनल रेस्पेक्ट होगा कि उनके नाम पे लाइब्रेरी बनाई जाए। 1916 में, जबकि वो 25 साल के थे, और ये जो है ये 1936 में, 20 साल बाद, 45 साल की उम्र में ये मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं और यहाँ चाहते हैं कि गांव-गांव में लाइब्रेरी पढ़ना हो। ये था एजुकेशन का मतलब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए, ये खाली साक्षर होना नहीं था। अब जो है एजुकेशन भी उनके एजेंडे में है। तो एजुकेशन में क्या कहते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन फ्री और कंपलसरी करने का हम प्रयास करेंगे, हमारे एजेंडे में है कि प्राइमरी एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी। लोगों को साक्षर बनाने के लिए वयस्क शिक्षा पर, ये रिसर्च होना चाहिए कि जो एडल्ट एजुकेशन है इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहली बार अम्बेडकर इस पर बात कर रहे थे कि एडल्ट एजुकेशन, सिस्टमैटिक एडल्ट एजुकेशन की व्यवस्था, तकनीकी शिक्षा पर विशेष बल और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदाय के योग्य लोगों, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए देश और विदेश में राज्य सरकार से पढ़ने के लिए पूरी व्यवस्था। ये अगला जो बात ये कह रहे हैं अपने एजुकेशन के एजेंडा में कि रीजनल और टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाकर, मुंबई प्रोविंस में रीजनल और टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाकर यूनिवर्सिटी की शिक्षा व्यवस्था को पुनर्गठित करने का कानून हम लाएंगे। मुंबई यूनिवर्सिटी पर उन्होंने कई भाषण दिए हैं। कभी एजुकेशन पे विस्तार से मैं चर्चा करूंगा, हायर एजुकेशन पे, तो उन पॉइंट्स को मैं ज़रूर लाऊंगा। अब जो इनका लास्ट पॉइंट है, वो लास्ट पॉइंट कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, कि इनके पार्टी के हिसाब से, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की अगर हुकूमत हो, मान लीजिए, तो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो वो कहते हैं कि गुड, एफिशिएंट एंड फ्री फ्रॉम करप्शन। गुड, एफिशिएंट, फ्री फ्रॉम करप्शन। और इसके लिए पार्टी प्रयास करेगी कि जो एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है
उसके दोनों के बीच बंटवारा हो, अलग अलग काम उनको दिए जाए, दोनों एक ही में न रहें, अलग अलग बंटवारा हो। और इसके साथ साथ वतनदारी व्यवस्था में सुधार हो। जो भी पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे ज़रा इस पर और पड़ताल करें कि क्या क्या व्यवस्था थी, ये सब देखने की ज़रूरत है। जो अंतिम पॉइंट इसमें है एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, देखिए कितना विजनरी आदमी है। वो कहते हैं कि ऐसी व्यवस्था करेंगे जिसमें प्रशासन पर किसी एक विशेष जाति या समुदाय का एकाधिकार न हो, प्रशासन हर समुदाय के लिए न्याय संगत हो। ये बात समझते थे कि एक प्रशासन पे अगर एक ही जाति का सीएम हो और एक ही जाति का डीएम और एसपी हो, तो दूसरी समुदायों पर जो जुल्म बढ़ता है, ये 2020 में भी हम लोग इसकी ध्वनि कई प्रदेशों से सुन सकते हैं। तो ये था प्रोग्राम। आज के संदर्भ में, आज इंटरनेशनल लेबर डे है, मजदूर दिवस है। आज के संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर के इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के मैनिफेस्टो को याद किया जाना चाहिए, पूछा जाना चाहिए। हर सरकारें कहती हैं कि मैं तो बाबा साहब की वजह से ही आया हूँ, मैं तो उन्हीं की वजह से आया हूँ। तो एक काम कीजिए, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो प्रोग्राम है, जो एजेंडा है, मैनिफेस्टो उठाइए और उस पर राष्ट्रव्यापी चर्चा कीजिए और इस मैनिफेस्टो को लागू कीजिए। अगर वाकई अंबेडकर के विचारों को मानते हैं तो ये कीजिए, नहीं तो आप अंबेडकर को पुजवाइए मत, अंबेडकर को पढ़वाइए। साथियों, हमारा यही प्रयास है कि जब तक ये मैं अभी ज़्यादातर समय घर में हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूँ और आपके बीच पहुँचाऊँ। मेरे से त्रुटि भी हो सकती है, नोबडी इज़ अ परफेक्ट मैन। और मैं हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट करता हूँ, फिर कम्युनिकेटिव बनाता हूँ, फिर आपके पास पहुँचाने के लिए कई बार शब्द की हेरा फेरी होती है। तो ये क्लासरूम नहीं है। क्लासरूम में आएंगे तो पढ़ाने का मोडस ऑपरेंडी डिफरेंट होता है, स्टाइल डिफरेंट होता है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि उसमें हिंदी उर्दू मिक्स होता है। एक हिंदी बोलेंगे तो हिंदी बोलेंगे, अंग्रेज़ी बोलेंगे अंग्रेज़ी बोलेंगे। तो एनीवेज़, ये कैसा लगा ये प्रोग्राम, आप ज़रूर इस पर क्रिटिकल एनालिटिकल कमेंट कीजिएगा। और ये सारे कंटेंट जो मैंने आपको बताया है, इसके लिए देखें डॉक्टर अंबेडकर के जो राइटिंग्स हैं, इंग्लिश वाली राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग एंड स्पीचेज़ वॉल्यूम 2 और पेज नंबर 12 से 20 के आसपास, 12 से 20 के आसपास ये पेज नंबर आप देखें। वहाँ पे थोड़ा सा यहाँ मुझे गड़बड़ी हो गई लिखने में, 12 से 20 के आसपास वो पेज देखें, 19-20 के आसपास यही है, आपको मिल जाएगा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के बारे में। शुक्रिया साथियों, आपने देखा। और अगले एपिसोड में आज दो एपिसोड और करने हैं। एक करना है कि गांधी अंबेडकर मुलाकात, और दूसरा मुंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल में उन्होंने भाषण दिया था एजुकेशन के ऊपर 1927 में, उसके बारे में कोशिश करता हूं कि अगर टाइम मिला तो चर्चा जरूर करूंगा। शुक्रिया साथियों, वीडियो जब देखिए तो पूरा देखिए और इसकी समीक्षा लिखिए। मैं सोशल मीडिया के डिफरेंट और प्लेटफॉर्म्स पे हूँ, फेसबुक पे भी हूँ, रतनलाल टाइप कीजिए मिल जाएगा, ट्विटर पे भी हूँ रतनलाल72, और इंस्टाग्राम पे भी हूँ dr.ratan.lal। शुक्रिया साथियों, और अगले प्रोग्राम के लिए कीप वॉचिंग लाल की क्लास। शुक्रिया।